Good morning, everyone. Today is our 8th lecture. Before moving towards the next topic, सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं जो सैटरडे को पूछे गए थे. तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में. ठीक है, तो पहले हम वो उसका आंसर दे लेते हैं, पहले उसे क्लियर करेंगे. ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी आपको बताया गया है. अगर हम सिर्फ एक सिंपल से डेफिनेशन की बात करें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या बोलते हैं वेग इज इक्वल टू विस्थापन अपॉन समय. यानी कि यूनिट टाइम में कोई बॉडी जितना डिस्प्लेस्ड होती है उसे बोलते हैं उसकी वेलोसिटी. अब वेलोसिटी और स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों सेम होती है. सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि स्पीड डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है जबकि वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है. मीन्स मान लीजिए दो ट्रेन है, ट्रेन 1 एंड ट्रेन 2. दोनों की स्पीड सेम है. इसकी भी स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर और इसकी भी स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रही. ये जा रही है ईस्ट में और ये जा रही है वेस्ट में. ठीक है, तो स्पीड सेम होने के बावजूद आप कहेंगे दोनों की वेलोसिटी क्या है? डिफरेंट है. बोथ आर हैविंग डिफरेंट वेलोसिटी. ठीक है, दोनों ट्रेनों की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर ही है, लेकिन क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, अपोजिट है, दोनों अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई? डिफरेंट हो गई. दोनों का वेग क्या हो गया? अलग अलग हो गया. ओके, तो ये डिफरेंस हुआ आपका वेलोसिटी और स्पीड. बात सबको समझ में आ रही है कि डायरेक्शन बदल जाने से ही वेलोसिटी बदल गई. आप कहेंगे बोथ आर हैविंग डिफरेंट वेलोसिटी. यू कैन नॉट से दैट बोथ आर हैविंग सेम वेलोसिटी. बोथ आर हैविंग सेम स्पीड बट डिफरेंट वेलोसिटी. अब मान लीजिए ये एक ट्रैक है. ठीक है, इस ट्रैक के अलोंग कोई कार मूव कर रही है. तो जब ये कार मान लीजिए सेम स्पीड से मूव कर रही है, पूरे ट्रैक के अलोंग ये कार जा रही है और उसकी स्पीड सेम है, मान लीजिए 80 किलोमीटर पर आवर ही है. ठीक है, ये कार की स्पीड 80 किलोमीटर पर आ रही है और इसी स्पीड से ये पूरे ट्रैक के अलोंग जा रही है. लेकिन जब ये इधर ऐसे इधर जा रही है तो हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन डिफरेंट है. हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन डिफरेंट है, इसलिए हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी अलग अलग होगी. इसकी वेलोसिटी सेम नहीं होगी. ठीक है, स्पीड इसकी सेम ही रहेगी लेकिन इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे अलग अलग होगी. ओके, सो ये था आपका वेलोसिटी. दूसरी चीज ये थी कि वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसे सदिश राशि बोलते हैं और इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है. ओके, फिर आया था क्वेश्चन कि व्हाट इज एक्सीलरेशन. तो एक्सीलरेशन या त्वरण, एक्सीलरेशन या त्वरण ये क्या होता है? अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या त्वरण इज इक्वल टू वेग में परिवर्तन अपॉन समय.
यानी कि अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन होगा। ओके, अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो वहां पर क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। और अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है तो वहां पर एक्सीलरेशन नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक कार है जो चल रही है, फर्स्ट टाइम t1 में उसने इतनी डिस्टेंस कवर करी, टाइम t2 में उसने अगेन सेम डिस्टेंस कवर करी, टाइम t3 में भी उसने उतनी ही डिस्टेंस कवर करी, 4 में भी, और t5 में भी उसने सेम डिस्टेंस कवर करी। तो हर एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या है, सेम है। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन भी सेम है, सेम ही डायरेक्शन में जा रही है, वो अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जा रही है, एक लाइन के अलोंग चल रही है, ठीक है, स्ट्रेट रोड पे। तो वेलोसिटी, तो डायरेक्शन भी सेम है और वेलोसिटी भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम कवर कर रही है, स्पीड भी सेम है। तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, जीरो है, चेंज इन वेलोसिटी जीरो। तो इस तरीके के मोशन का एक्सीलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। और इस तरीके का मोशन क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्यों कहलाता है, समान गतिज अवस्था क्यों कहलाता है, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ये कवर कर रही है, ठीक है। तो जब भी यूनिफॉर्म मोशन होता है तो उसका एक्सीलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए सेम कार है, वो t1 में यहाँ पर आई, t2 में यहाँ पर आई, t3 में यहाँ पर आई, और t4 में यहाँ पर चली गई। तो आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि हर एक पॉइंट पे जो उसके थ्रू कवर की गई डिस्टेंस है या उसका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे सबसे कम है, इससे ज्यादा यहाँ पर है, उससे ज्यादा यहाँ है, और सबसे ज्यादा यहाँ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी अलग अलग है, ठीक है, वेलोसिटी अलग अलग है। क्यों वेलोसिटी अलग अलग क्यों होगी, क्योंकि बिना स्पीड बढ़ाए तो ऐसा होगा नहीं। जब आप स्पीड बढ़ाओगे तभी तो आप ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे। मान लीजिए पहले आप चल रहे थे 40 किलोमीटर पर आवर से, फिर आपको लगा कि मैं देर हो जाऊंगा, लेट हो जाऊंगा, आपने अपनी स्पीड बढ़ाई। अब क्योंकि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वो स्पीड आपकी वेलोसिटी ही कहलाएगी। जैसे ही आपने अपनी वेलोसिटी बढ़ाई वैसे ही यहाँ पर आपने ज्यादा डिस्टेंस कवर करी, फिर आपको लगा कि नहीं अभी भी मैं देर हो जाऊंगा, आपने और स्पीड बढ़ाई, आपने और डिस्टेंस कवर करी, और स्पीड बढ़ाई और डिस्टेंस। तो यहाँ पर वेलोसिटी v1 थी, तो यहाँ पर v2 थी, तो यहाँ पर v3 थी, तो यहाँ पर v4 थी। तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। और कैसा चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में कैसा चेंज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो इस तरीके का मोशन क्या कहलाता है, एक्सीलरेटेड मोशन, जिसे बोलते हैं त्वरित गति। ओके, जिसे बोलते हैं त्वरित गति। यानी कि जब टाइम के साथ आपका एक्सीलरेशन बढ़ रहा हो यानी कि पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव का मतलब है बढ़ना, ओके, बढ़ रहा है, तो वो उस तरीके का मोशन कहलाता है एक्सीलरेटेड मोशन। अब इसका सेकेंड भी एग्जाम्पल हो सकता है कि बजाय आपने जर्नी स्टार्ट करी, इतनी आपने डिस्टेंस कवर करी फर्स्ट टाइम में, लेकिन सडनली आपको यहाँ पे जैम वैम मिल गया और आप मुश्किल से इतना चले, फिर आप इतना चले, एकदम से एक व्हीकल आपके सामने आ गया और आपको क्या लगाना पड़ा, एक ब्रेक लगाना पड़ा, और आप यहाँ पर रुक गए। तो यहाँ पर t2, t3 और t4, यहाँ पर आपकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मान लीजिए यहाँ पर अगर आपने 40 से स्टार्ट किया तो यहाँ पर आपको उसको 30 करना पड़ा, फिर 20 करना पड़ा, फिर 10 हुई और फिर 0 हो गई। तो वेलोसिटी आपकी टाइम के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इस तरीके का मोशन कहलाता है डी एक्सीलरेटेड मोशन, जिसे हम बोलते हैं मंदित गति। और यहाँ पर एक्सीलरेशन कैसा होता है, निगेटिव होता है, यानी कि ये बता रहा है कि टाइम के साथ वेलोसिटी कम हो रही है। ये बता रहा है कि टाइम के साथ वेलोसिटी कम हो रही है। और ये क्या बता रहा है कि टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है।
ठीक है, तो इसको जो नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है उसको एक टर्म से बताया था जिसको बोलते हैं रिटार्डेशन या मंदन। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, और ये हमेशा किस केस में होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही होता है। ये यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन नहीं होता है क्योंकि वहां पर वेलोसिटी नहीं होती, चेंज नहीं होता है, वेलोसिटी में सेम वेलोसिटी होती है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही एक्सीलरेशन होता है, और एक्सीलरेशन जब होता है तो क्या होता है, या तो वो टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही होती है तो वहां पे पॉजिटिव एक्सीलरेशन होता है, ऐसे मोशन को एक्सीलरेटेड मोशन या त्वरित गति बोलते हैं, या तो टाइम के साथ एक्सीलरेशन घट रहा होता है यानी कि वेलोसिटी कम हो रही होती है, और ऐसे केस में एक्सीलरेशन निगेटिव होता है। ऐसी मोशन को डी एक्सीलरेटेड मोशन या मंदित गति, और निगेटिव एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन या मंदन बोलते हैं। तो ये था आपका डिफरेंस वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में। अगर एक चीज और बात करें हम एसआई यूनिट की, तो एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और ये भी वेलोसिटी की तरह वेक्टर क्वांटिटी ही होता है जिसे हम बोलते हैं सदिश राशि। ठीक है, तो ये था आपका वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में डिफरेंस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने देखा था इक्वेशंस ऑफ मोशन। लास्ट चैप्टर में, लास्ट क्लास में, लेक्चर 7 में हमने डिस्कस किया था दैट देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। नंबर 1 v इज इक्वल टू u प्लस at, नंबर 2 s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, नंबर 3 v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ as, जहां पर v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, u क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, a क्या है, एक्सीलरेशन या त्वरण, t क्या है, टाइम या समय, s क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड या दूरी। ओके, ये आपको बताना जरूरी है। अब ये थी इक्वेशन ऑफ मोशंस जब बॉडी चल रही होती है इस वेलोसिटी से, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t ये होती है, a उसका कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है। अब अगर बॉडी फॉल हो रही है, फ्री फॉल, फ्री फॉल का मतलब होता है कि अंडर ग्रेविटी बॉडी गिर रही है। मान लीजिए कि ये एक रूफ है और इस रूफ पे एक बॉल रखी है और ये बॉल यहाँ पर नीचे गिर रही है। ठीक है, तो जब भी फ्री फॉल होता है, यहाँ पर कोई से गिरा नहीं रहा है, अपने आप ही गिर रही है, तो जब भी फ्री फॉल होता है तो वहां पर जो एक्सीलरेशन होता है वो ग्रेविटी से रिप्लेस हो जाता है। त्वरण आपका ग्रेविटी से रिप्लेस हो जाता है। ग्रेविटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, जो अर्थ ग्रेविटी होती है, न्यूटन ने डिस्कस करी थी, मैं नाम भूल रही हूँ, मुझे देखना पड़ेगा, सॉरी। तो यहाँ पर आप बस इतना याद रखें कि जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटी से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो जब बॉडी फ्री फॉल करती है किस तरफ, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, तो इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज हो जाती हैं तीनों। क्या हो जाती है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी एस। ओके, तो आपको ये लिखना है। अब यहां तक आपने जो लेक्चर 7 में नोट किया था, मैंने पीडीएफ भी आपको भेजा था, उसके बाद उसके आगे आप लिखेंगे, हेडिंग देंगे फ्री फॉल, फ्री फॉल, और उसके नीचे लिखेंगे व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग डाउनवर्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। लिखेंगे जब वस्तु नीचे की तरफ गिरती है तब त्वरण इज इक्वल टू जी के बराबर होता है, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू ग्रेविटी।
then equations of motion becomes number 1, v is equal to u plus gt, s is equal to ut plus half gt square, v square is equal to u square plus twice of gs. अब सेम चीज लिखेंगे, सेकेंड लिखेंगे ऐसे, when body is thrown vertically upward, जब वस्तु ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर फेंकी जाती है। ठीक है, ये हेडिंग हिंदी मीडियम वाले डालेंगे। तब आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनती है? देन इक्वेशन ऑफ मोशन बिकम्स, तो आपको करना क्या होता है, एक ही जगह पे माइनस जी रखना होता है। ठीक है, तो लिखेंगे तब गति के समीकरण बन जाते हैं। नंबर 1, v इज इक्वल टू u प्लस एटी होता है, आपके बार हो जाएगा u माइनस जी टी। नंबर 2, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, हो जाएगा ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एंड थर्ड, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एस होता है, हो जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ जी एस। ठीक है, तो हमें दो चीजें देखने को मिली कि जब फ्री फॉल होता है यानी बॉडी गिरती है, अगर डाउनवर्ड नीचे की तरफ गिरती है तो u प्लस जी टी, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी एस। और अगर ऊपर की तरफ जाती है यानी कि बॉडी ये है और इसको आप ऊपर की तरफ फेंकें, जैसे होता है ना बॉल को हम लोग ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, तो जब आप ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप ग्रेविटी की, अर्थ ग्रेविटी के अपोजिट जा रहे होते हैं। ठीक है, जब कोई बॉडी नीचे की तरफ गिरती है तो वो अंडर ग्रेविटी गिरती है। ठीक है, लेकिन जब आप ऊपर की तरफ फेंकते हो तो आप ग्रेविटी के अपोजिट जा रहे होते हो, इसलिए जो एक्सेलरेशन होता है वो माइनस ऑफ जी होता है। जबकि जब कोई बॉडी नीचे गिरती है तो एक्सेलरेशन प्लस जी होता है, और जब बॉडी ऊपर की तरफ जाती है तो एक्सेलरेशन माइनस जी होता है, और उस केस में इक्वेशंस ऑफ मोशन ये बन जाते हैं। ओके, ये इस पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल आएंगे, इसलिए उसको बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।